हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लगाने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, स्थावर का विलोम क्या है। देखिए, इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में कुल 11 प्रश्न सेट अपलोड मैंने कर दिए हैं। वहाँ पे जाके आप इसका उत्तर लगाइए ताकि जो 10 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसका आपको आसानी से उत्तर मिल सके और लगभग 40 से 45 प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएंगे अगर आप सिर्फ उतना ही प्रश्न उसमें लगा लेते हैं तो देखिए, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। स्थावर का विलोम क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए स्थावर का मतलब क्या होता है। स्थावर कहने का मतलब कोई एक जगह स्थायी रहने वाला, ठीक। तो जो स्थायी रहेगा उसका विलोम हमको यहाँ पे देखना है। तो जंगल भी एक जगह स्थायी रहता है, तो ये उसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। संपत्ति भी स्थायी ही होती है, ठीक। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है जंगम, तो जंगम जो है चलायमान को हम कहते हैं, जो विभिन्न स्थान में विचरण कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्थावीर का विलोम होगा जंगम। अगला देखते हैं हम, सव्यसाची के लिए एक वाक्य क्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सदा सत्य बोलने वाला, जो हमेशा सच बोलता है उसे सत्यवादी कहते हैं। ऑप्शन भी देखिए, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, तो बाएं हाथ से कार्य करने वाले को ही सव्यसाची कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सियार का तत्सम क्या है। देखिए, मैंने पहले पिछली वीडियो में बता चुका है, तत्सम और तद्भव से कम 2 प्रश्न आने आवश्यक हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उद्धृत होते हैं। तो सियार शब्द का संस्कृत वर्ड जो है श्रृंगाल होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, इनमें से किस वाक्य के पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। नॉर्मली इसमें 2 क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया के पूर्ण होते ही दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन हम पढ़ेंगे। ऑप्शन ए बोलता है ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, ठीक। यहाँ पर एक ही क्रिया ठोकर लगना, ठीक है। अगला है विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, ठीक। पढ़ना और पास होना, पढ़ना ज़रूर क्रिया है लेकिन पास होना कोई क्रिया नहीं है। अगला देखिए, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पीना, दूध पीना भी एक क्रिया है और घूमने जाना भी एक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, यानी एक के बाद निरंतरता में दूसरी क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं। एक शब्द में इसका उत्तर देने के लिए बोला है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अंतेवासी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक। गुरुकुलवासी नहीं होगा, छात्रावासी भी नहीं होगा और आश्रमवासी भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए। अगला प्रश्न बोलता है, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई। यहाँ पर दरअसल ये मिसप्रिंट हो गया, उतर गई लोई होना चाहिए, ये उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो देखिए, जब किसी की इज्जत या प्रतिष्ठा जब चली जाती है, ठीक है, और उसका उसे भय नहीं रहता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो इसके आधार पे आप ऑप्शन लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ा होता है। तो देखिए, कृदंत प्रत्यय जो है अक्सर धातु के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो जनार्दन जो है विष्णु का पर्यायवाची है। आपने कभी पर्यायवाची पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, विस्तृत का विपरार्थी है यानी विपरीत वर्ड क्या है। तो विस्तृत यानी फैला हुआ, तो उसका सामान्य सी बात है, उसका क्या होगा, संकुचित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आकाश भी एक हिसाब से विस्तृत का पर्यायवाची, याद रखेंगे, ठीक। और मैदान भी विस्तृत का पर्यायवाची है, ये चीज़ को बिल्कुल याद रखें। कभी ऑप्शन में आ जाए कि विस्तृत का पर्यायवाची क्या है, तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसको आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, आगे नाथ न पीछे पगैया, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, ये एक प्रकार की लोकोक्ति है जिसमें क्या बोल रहा है, ऑप्शन के आधार पर हम इसको लगाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी है, याद रखेंगे। कालिंदी जो है यमुना नदी की पर्यायवाची है, और पुष्कर जो है झील का एक हिसाब से पर्यायवाची हम ले सकते हैं। सागर का तो आप सबको पता होगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लेते हैं, क्या बोलता है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए, इसका जो वर्तनी है जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपको एक हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि जागृति, इसकी वर्तनी ही सही है।
उसके अलावा पूजनीय, अंतर्ध्यान और अभ्यारण, ये तीनों की वर्तनी गलत है। इसकी सही वर्तनी आपके स्क्रीन में आ जाएगी थोड़ी देर में। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है। निर्दयी का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए, निर्दय यानी बिना दया के, नी यानी नहीं और दया यानी बिना दया के होना। तो स्वाभाविक सी बात है, जो इसका विपरीत होगा दयावान हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में दयावान आपको नहीं दिख रहा है। तो इसके अलावा आप सही आंसर ले सकते हैं सदया के, ऑप्शन नंबर डी, सदया यानी दया के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोलता है जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में आपको फंसाया जाता है। यहाँ पर आप हड़बड़ी में अभावग्रस्त को ज़रूर मार के आएंगे, जबकि ये गलत आंसर है। ठीक, दीनहीन भी मार के आएंगे, ये भी गलत आंसर है। ठीक, महादीन तो एक हिसाब से मान के चलिए आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन किंचित कहीं से भी नहीं लग रहा है, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है, अकिंचित। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोल रहा है तदसंकर का संधि क्या होगा। देखिए, यहाँ पर संधि विच्छेद दिया हुआ है, ये एक प्रकार की व्यंजन संधि है। तो मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। तदसंकर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्संकर। ठीक, ये व्यंजन संधि है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, देह लता का समासिक पद कौन सा, यानी जो समास विग्रह है वो कौन सा है। तो देखिए, ये देह लता यानी देह के समान लता, यानी कर्मधाराय समास होगा। देखिए, कर्मधाराय समास किसी अन्य पद की ओर इशारा करता है, जैसे कि नीलकमल, या जैसे कि इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं वो कर्मधाराय समासी लिए जाते हैं। ठीक, देह के समान लता बोला है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, निम्न वाक्यों में अपादान कारक का उदाहरण है। तो देखिए, इसका जो है करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आपको बेसिकली इस प्रकार के प्रश्न इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि आप इसके पीछे थोड़ा सा मेहनत करें। बाकी मैं आपको बेसिक चीज़ में बता देता हूँ। वे सभी शब्द है ना, जैसे कि कोई सेंटेंस आप पढ़ेंगे, अपादान कारक कहाँ पर होता है, जहाँ पर अलगाव हो, तुलना हो, डर हो, भय हो। तो वहाँ पर जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल मैं इसमें दे देता हूँ। जैसे तुलना का देखो यहाँ पर आ रहा है, सीता और गीता अच्छा गाती है, यानी तुलना हो रहा है। ठीक, यहाँ पर बहुत डर यानी भय वाला आ गया है। अब ये वाला हिस्सा को आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये भी है कि नहीं है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न पुनः जो है कहा जाए गद्यांश से रिलेटेड है या कविता से रिलेटेड है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम 50 के बाद का प्रश्न देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है, नाटक शिक्षण के सोपान है। तो देखिए, नाटक शिक्षण में उद्देश्य भी होता है, पूर्व ज्ञान भी होता है, प्रस्तावना भी होता है, यानी ये सभी आएगा इसमें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये जो टोटल 5 प्रश्न हैं ये आपके लिंक से हट के दिए हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर वही बच्चे बना पाते हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित हो। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं बनेंगे तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही विरले बच्चे होंगे जो इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर सकें। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न बोलता है, निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि है। तो गद्य शिक्षण की विधि क्या होगी इसमें, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गद्यांश में हमको अर्थ बताना पड़ता है। ठीक, उसमें गीत नहीं होता गद्यांश में। ठीक, ना कहानी की तरह अभिनय होता है, और ये खंड जो खंड खंड में बताते हैं ये भी नहीं होती है। दरअसल गद्यांश पद्यांश ये वाली जो स्थितियाँ होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थ के द्वारा विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोलता है अगला प्रश्न। शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियाँ कितनी होती है। तो देखिए, प्रमुख विधियाँ सामान्यतः 6 होती है। इसमें 2 ऑप्शन एक सा हो गया है। अगर मान के चलिए इस प्रकार का ऑप्शन है और ऑप्शन में 8 हो तो आप 8 को लगा के आएंगे। ठीक है, और 8 नहीं रहेगा तो आपको 6 ही लगाना है। यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिए। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस विधि के द्वारा पढ़ने पर पद्य के गुण दोष की आलोचना करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समीक्षा विधि। देखिए, जब हम किसी का समालोचना करते हैं तो उसमें गुण और दोष दोनों का वर्णन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, समीक्षा या समालोचना विधि। ठीक, जैसे किसी भी के बारे में हम बताते हैं तो वहाँ पर हमको गुण भी बताना पड़ता है, दोष भी बताना पड़ता है, तो आलोचना के साथ साथ उसकी अच्छाई भी बतानी पड़ती है, इसलिए उसको समालोचना विधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियाँ कौन सी है। तो देखिए, शब्द व्याख्या की प्रमुख विधियाँ ये तीनों विधियाँ हैं, यानी उपयुक्त सभी आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी प्रकार के प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इंग्लिश की कुछ क्लासेस चाहिए आगामी एग्ज़ाम के लिए, जो प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड, तो हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द ही हम आपके लिए इंग्लिश की क्लास ज़रूर लाएंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।